औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो किडनी दो तरह की कंडीशंस फेस करती है, या तो बॉडी में पानी ज़्यादा है या फिर बॉडी में पानी कम है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई है पानी की। तो बॉडी के अंदर जितना पानी होना चाहिए, किडनी का रोल ये है कि उस लेवल को उसने मेंटेन करना है। कम पानी है तो उसने कोशिश करनी है कि बॉडी से पानी खारिज ना हो। अगर ज़्यादा पानी है तो उसने ज़रूरत से ज़्यादा पानी को खारिज करना है और उसके स्पेसिफिक लेवल को बॉडी के अंदर मेंटेन करना है। तो ये रेगुलेटरी रोल प्ले करती है वाटर एंड सॉल्ट्स को मेंटेन करने में बॉडी के अंदर। लेकिन अगर रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई है तो बॉडी में क्या होता है कि ये जो कंसंट्रेशन है फिल्ट्रेट क्या होगा, जो बोमेन कैप्सूल से जो प्रेशर की वजह से ब्लड से बोमेन कैप्सूल में जो मटेरियल आएगा उसको बोमेन यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे, जो बोमेन के अंदर मौजूद है। फिल्ट्रेट में से फिर जब ये ट्यूब्यूल में से गुजरता है तो ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से ट्यूब्यूल से निकाल के ब्लड में ले आते हैं। अगर पानी की कमी है, रेस्ट्रिक्टेड है, तो किडनी क्या करेगी, ये मैक्सिमम वाटर वापस इन ट्यूब्यूल से ब्लड के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर पानी ज़्यादा है, हाइपोटोनिक कंडीशन है बॉडी की, तो ये ट्यूब्यूल से वापस नहीं निकलेगा या ज़रूरत के मुताबिक निकलेगा। बाकी इन ट्यूब्यूल्स में से होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट, फिर पेल्विस, और वहाँ से जो है डाइल्यूट यूरिन की शक्ल में बॉडी से बाहर खारिज कर दिया जाता है। तो अगर तो ये रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई है तो कंसंट्रेशन मेंटेन करनी है बॉडी के अंदर पानी की, तो फिल्ट्रेट में जो है उसमें से पानी को वापस लेना है। तो कौन सा प्रोसेस है, तो इसमें दो प्रोसेसेस या दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं, इनको अंडरलाइन कर लेना है। एक काउंटर करंट मैकेनिज्म और दूसरा हार्मोनल मैकेनिज्म है। तो ये रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई में। दूसरा, अगर सफिशिएंट या एक्सेस सप्लाई है तो फिल्ट्रेशन होगी, यानी यहाँ से फिल्टर होगा पानी ज़्यादा लेकिन वापस नहीं आएगा, यानी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, यानी मोर फिल्ट्रेशन लेस रीअब्जॉर्प्शन। अगर पानी कम मौजूद है बॉडी में तो यहाँ पे पहले तो फिल्ट्रेशन ही लेस होगी, फिर मोर रीअब्जॉर्प्शन होगी ताकि पानी वापस बॉडी के अंदर चला जाए और बॉडी के अंदर पानी का लेवल मेंटेन रहे। एक्सेस सप्लाई में फिर पानी को वापस नहीं लिया जाता क्योंकि बॉडी में तो पानी मौजूद है, तो इसलिए रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट ये कम हो जाती है। और एक्चुअली ये कैसे कम होती है, इसके लिए एक हार्मोन रिलीज होता है पानी को वापस ट्यूब्यूल से वापस ब्लड के अंदर लाने के लिए। ये एक्चुअली उसको इनहिबिट कर देते हैं, हार्मोन रिलीज नहीं होता है। उस हार्मोन का नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या ADH भी कहते हैं इसको, या वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये मैट्रिक में भी आपने पढ़ा होगा। और ये गर्मियों में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, सर्दियों में कम प्रोड्यूस होता है, क्योंकि गर्मियों में पसीना आता है, बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है, इसलिए ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और इस वजह से गर्मियों में कम यूरिन प्रोड्यूस होता है, गाढ़ा यूरिन प्रोड्यूस होता है, जबकि सर्दियों में पसीना नहीं आता, इसलिए ये हार्मोन कम रिलीज़ होता है, इसलिए यूरिन की अमाउंट ज़्यादा होगी और वो डाइल्यूट भी होता है। तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। तो ये हाइपोओस्मोटिक बॉडी फ्लूइड यानी पानी का ज़्यादा होना, अगर पानी कम है तो हाइपरओस्मोटिक बोलेंगे। अब ये रिडक्शन इन रीअब्जॉर्प्शन, पानी कम रीअब्जॉर्ब हो क्योंकि पानी तो ऑलरेडी ज़्यादा है बॉडी में, तो ये लार्ज वॉल्यूम में और वो भी डाइल्यूट फॉर्म में यूरिन प्रोड्यूस होगा और बॉडी से खारिज किया जाएगा। तो मेमेलियन किडनी, जिसमें ह्यूमंस भी इंक्लूड है, इन्होंने अडॉप्ट किया है कि ये बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक
ये 99.5% से भी ज़्यादा पानी को कंजर्व कर सकती है, वापस रीअब्जॉर्ब कर सकती है, बॉडी में महफूज कर सकती है। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की शक्ल में फिल्टर हुआ इसको वापस ले सकती है। ये इसको अंडरलाइन कर लेना है, ये दोनों मैकेनिज्म को भी, काउंटर करंट मैकेनिज्म और हार्मोन मैकेनिज्म, और ये कितनी एबिलिटी है 99.5% ये रीअब्जॉर्प्शन की या कंजर्वेशन ऑफ वाटर की एबिलिटी रखती है मैमेलियन किडनी इंक्लूडिंग ह्यूमन। अब ये काउंटर करंट मैकेनिज्म काम कैसे करता है? अगर हम किडनी को देखें तो इसमें जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। दो तरह के नेफ्रॉन है, एक कॉर्टिकल है जो कॉर्डेक्स के साथ साथ है, दूसरे जक्स्टामेडुलरी हैं जिनका लूप जो है नीचे तक जा रहा है रीनल मेडुला में पिरामिड के अंदर। तो इसमें नेफ्रॉन के इर्द गिर्द जो टिश्यूज़ हैं उनमें जो पानी पाया जाएगा या फ्लूइड पाया जाएगा, पानी के अंदर डिफरेंट साल्ट्स वगैरह सॉल्यूट्स होंगे, तो हम इसको फ्लूइड बोलेंगे। तो जो टिश्यूज़ के इर्द गिर्द पाया जाता है इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड नाम दिया जाता है या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड नाम दिया जाता है। तो किडनी में खासियत ये है कि ये बाहर कॉर्टेक्स से जब अंदर की तरफ जाएं तो बाहर जो है ये ग्रेजुअली यानी रिलेटिवली जो है वो डाइल्यूट किस्म का इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा, लेकिन जब अंदर की तरफ जाते जाएंगे तो यही फ्लूइड यानी बाहर से अंदर की तरफ ये कंसंट्रेटेड होता जाएगा। इसी चीज़ को काउंटर करंट कहते हैं, मतलब बाहर डाइल्यूट लेकिन अंदर की तरफ जाते जाएंगे तो यूरिया ज़्यादा होगा, उधर साल्ट ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन गाढ़ी होती जाएगी। मतलब लूप ऑफ हेनले जब नीचे को जाएगा तो नीचे को कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से पानी ज़्यादा बाहर को निकलेगा। तो इसी चीज़ को काउंटर करंट कंसिडर किया जाता है। तो यानी ये वाला कॉर्डेक्स में और लूप जो है ये मेडुला में होगा, तो ऊपर से नीचे की तरफ ये इसके इर्द गिर्द जो फ्लूइड होगा वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा। तो दिस इज़ काउंटर करंट। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ किडनी इज ग्रेजुअली कंसंट्रेटेड फ्रॉम कॉर्टिकल टू मेडुलरी पार्ट, यानी बाहर से अंदर की तरफ ये गाढ़ा होता जाएगा और इनर मेडुला जो है इज हाईली कंसंट्रेटेड होगा विद द प्रेजेंस ऑफ यूरिया और अदर साल्ट भी होंगे एंड थ्रू ए मैकेनिज्म ऑफ काउंटर करंट। फिर रिपीट करता हूँ कि यानी ये बाहर से अंदर की तरफ, क्योंकि ये कॉर्डेक्स में पाया जाएगा ये एरिया इसका, और फिर लूप जो है इसका रीनल मेडुला में। तो किडनी के अंदर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है बाहर ये से अंदर की तरफ ये गाढ़ा होगा। तो यही काउंटर करंट है और यही इफेक्ट करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन में। तो कॉर्टेक्स से ये मेडुलरी पार्ट की तरफ ये हाईली कंसंट्रेशन होगा, किसकी प्रेजेंस की वजह से, यूरिया की वजह से, और दिस इज द काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहलाता है। ये मैकेनिज्म काज करता है ग्रेजुअल ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट बैक टू द किडनी। जैसे ही पानी ऊपर से नीचे को आएगा यानी डिसेंडिंग लिंब में यहाँ पे कंसंट्रेशन इर्द गिर्द रिलेटिवली डाइल्यूट है, लेकिन नीचे को जाते हुए इसके इर्द गिर्द कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो यहाँ के निस्बत पानी नीचे को जाता हुआ ज़्यादा बाहर को निकलेगा इन ट्यूब से और यहाँ से ये ब्लड के अंदर जाता है। तो ये ग्रेजुअल जो ऑस्मोटिक आउटफ्लो है पानी का बाहर को निकलना है, ये नीचे को बढ़ता जाएगा लूप के अंदर, और फिर जो असेंडिंग लिंब है ऊपर की तरफ यहाँ से पानी बाहर नहीं निकलेगा, इसकी बजाय यहाँ से सोडियम आयन बाहर निकलेंगे ट्यूब्यूल से और ब्लड में जाएंगे। तो ये अलो नहीं करता है, सिर्फ डिसेंडिंग लिंब में पानी बाहर आएगा, असेंडिंग में नहीं आएगा। तो इस तरह से ये जो सोडियम आयन बाहर आते हैं ये एक्चुअली ट्यूब्यूल्स के अंदर कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, पीएच को, और फिर अल्टीमेटली ब्लड में। तो इस तरह से ऊपर से जब नीचे डिसेंडिंग लिंब में आता है तो पानी का आउटफ्लो बढ़ जाता है
तो इसी चीज़ को काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं। फिर इसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं। तो एक्टिव अपटेक जो सोडियम की है असेंडिंग लिम्ब में, या इसको थिक लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं। ये डिसेंडिंग की निस्बत ज़रा मोटा होता है, थिक होता है। तो इसको एल्डोस्टेरोन हार्मोन प्रमोट करता है, और ये हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। यानी ये हार्मोन इफेक्ट कर रहा है ये असेंडिंग लिम्ब में। ये डिसेंडिंग लिम्ब ज़रा पतला है, असेंडिंग थिक है, मोटा है। और ये प्रोड्यूस कौन सा एरिया कर रहा है? ये किडनी का बाहर वाला कॉर्टेक्स वाला हिस्सा। एल्डोस्टेरोन हार्मोन किडनी के ऊपर ही मौजूद होते हैं। फिर दूसरा हार्मोन जो है वो अफेक्ट करता है जाके कलेक्टिंग डक्ट पे। द अदर साइड इन द नेफ्रॉन जो है वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, और ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ है? ये डिस्टल कोरोनरी ट्यूब्यूल के बाद ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे जाके ये इफेक्ट करता है ये हार्मोन। और ये हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, जिसको वैसोप्रेसन भी कहते हैं। लेकिन ये किडनी रिलीज नहीं करती, बल्कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और पिट्यूटरी ग्लैंड्स में भी जो पीछे वाली लोब है जिसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब कहते हैं, ये सीक्रेट करती है। और ये एक्चुअली एक्टिवली यानी एनर्जी इस्तेमाल करके, अगर पानी बहुत ज़्यादा कम है बॉडी में तो ये एनर्जी भी यूज़ करते हैं। तो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट इन डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बैक टू द किडनी। यानी डिस्टल ट्यूब्यूल्स ये आखिरी वाला हिस्सा हो गया, और फिर ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या डक्ट्स में से वापस ये इन ट्यूब से निकाल के ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर ले जाता है। तो ये हार्मोन्स का इफेक्ट हो गया। तो इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करना है, ये दोनों में से एक या दोनों ही पूछ लेते हैं। अब ये जो ग्रेजुअल इंक्रीज है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कॉर्टेक्स से अंदर मेडुला की तरफ, जिसको हम काउंटर करंट कहते हैं। यानी यहाँ पे ये ग्रेजुअली डाइल्यूट है, लेकिन अंदर की तरफ ये रीनल मेडुला में ये कंसंट्रेटेड हो जाता है। अब इसका इफेक्ट क्या? ये ब्लॉक में दिया हुआ है। इनर मेडुला ये मेन फैक्टर है ये हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करने में, मतलब कि मैक्सिमम वाटर वापस बॉडी में चले जाता है, और जो यूरिन है वो गाढ़ा हो जाता है, हाइपरटोनिक हो जाता है या कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो ये मैमल्स में ये करेक्टर है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो ये हमारा टॉपिक था कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। इसमें दो मैकेनिज्म हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म और हार्मोनल मैकेनिज्म। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है किडनी एज ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। ऑस्मो वर्ड यूज होता है कंसंट्रेशन या अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड साल्ट्स के रेफरेंस से। जहाँ पे भी ऑस्मो आएगा इसी से ऑस्मोसिस बनता है। ऑस्मो रेगुलेटरी यानी किडनी ने बॉडी के अंदर वाटर एंड साल्ट्स की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना है, इसमें रोल प्ले करती है। एक तो नाइट्रोजनस वेस्ट खारिज करती है ये बॉडी से, लेकिन साथ में वाटर की और साल्ट्स की कंसंट्रेशन को बॉडी में रेगुलेट करती है, इसलिए इसको ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। तो ये जो यूरिन प्रोड्यूस करती है ये वेरिड कंसंट्रेशन में, गर्मियों में क्योंकि पानी कम होता है इसलिए कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगी, सर्दियों में ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती है। ये डिपेंड करता है कि पानी कितना मौजूद है बॉडी में, और ये क्लियरली शो करता है कि किडनी दो काम करती है, एक तो ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी के तौर पर भी, यानी बॉडी के अंदर वाटर एंड साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, साथ में इसका रोल है एक्सक्रीटरी रोल, यानी ये नाइट्रोजनस वेस्ट भी खारिज करती है बॉडी से। फिर आगे आ जाती हैं किडनी प्रॉब्लम्स और उनके क्योर। तो प्रॉब्लम जो है किडनी में, या तो किडनी के अंदर ही कोई ऐसे फॉल्स फंक्शनिंग है जिसकी वजह से किडनी के अंदर प्रॉब्लम होती है, या फिर प्रॉब्लम बाहर है लेकिन इफेक्ट जो पड़ता है वो किडनी के ऊपर होता है। तो ये सिचुएशन या तो किडनी
के फंक्शन पे जो पड़ रही है, ये फैक्टर जो हैं या तो किडनी में ही ओरिजिनेट होंगे, इसी में से प्रोड्यूस होंगे, या फिर उसके आउटसाइड होंगे, लेकिन इफेक्ट किडनी पे पड़ेगा और ये सीरियस किडनी डिजीज़ काज कर सकते हैं। यहाँ पे 2 डिजीज़ डिस्कस की हैं, एक किडनी स्टोन्स और दूसरा रीनल फेलियर, यानी किडनी का या गुर्दे का फेल हो जाना। तो आज हम पहले वाला किडनी स्टोन की बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं गुर्दे की पथरी, गुर्दे में पथरियाँ हो जाना। तो ये स्टोनी मटेरियल एक्चुअली ये नॉर्मली ये पास हो जाता है, ये सार्स होते हैं जो किडनी बॉडी में से खारिज करती है, नॉर्मली ये पास आउट हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली ये प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब वो इंडिविजुअल पानी कम पी रहा है, ये डिज़ोल्व हालत में होने की बजाय किडनी में ही रुकना शुरू हो जाते हैं, या फिर कोई मेडिसिन ऐसी खा लेते हैं हाई डोज जिसका इफेक्ट पड़ता है, या फिर हो सकता है कि उस बंदे को टेंशन है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। बहरहाल ये स्टोनी मटेरियल जो है ये किडनी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट काज करता है किडनी के फंक्शन में, यूरिन के पास आउट होने में, और ये कॉम्प्लिकेटेड होता है और इन्फेक्शन भी काज कर सकता है इसमें। अब ये स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे नेफ्रॉन्स वगैरह को ये डैमेज करना शुरू कर देंगे। फिर ये हो सकता है नॉर्मली तो ये किडनी में ही बनते हैं, किडनी में प्रोड्यूस होंगे, लेकिन किडनी में प्रोड्यूस होने के बाद ये हो सकता है यूरेटर में आगे अटक जाएं, या फिर यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिथ्रा में प्रॉब्लम काज कर सकते हैं, लेकिन प्रोड्यूस ये किडनी के अंदर ही होते हैं। और होता है क्या है कि जब ये सार्स इर्द गिर्द इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से ये यूरिन के साथ यानी नहीं निकल पाते, पानी कम होने की वजह से या अदर प्रॉब्लम मोस्ट केसेस में पानी की वजह से होता है, तो ये इकट्ठे होना शुरू कर देते हैं, नेफ्रॉन्स को भी डैमेज करते हैं, इसके इर्द गिर्द के टिश्यूज़ को भी डैमेज करते हैं और इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। तो वेरियस काजेज़ हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 2 चीज़ें डिस्कस की हैं। तो स्पेसिफिक केमिकल नेचर होती है, तो ये केमिकल्स मेटाबॉलिक डिजीज़ के तौर पर भी हो सकती है, जिसको कह सकते हैं हाइपर कैल्सीमिया, यानी हाइपर मीन ज़्यादा हो जाना, कैल्शियम का जिस्म के अंदर बढ़ जाना, यानी हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैल्शियम इन ब्लड। अब उसकी मेडिसिन की लेने की वजह से भी हो सकता है जिसमें कैल्शियम ज़्यादा है, या अदर काजेज़ हो सकते हैं, यानी किसी डिजीज़ की वजह से हो सकता है। एक तो ये हो गया, दूसरा हाइपर ऑक्सालूरिया है, यानी ऑक्सालेट्स या ऑक्सालिक एसिड ज़्यादा यूज़ किया है, सब्जियों में पाया जाता है, हाइपर ज़्यादा होना यानी हाई ब्लड लेवल ऑफ ऑक्सालेट्स, ये दोनों या एक फैक्टर हो सकता है। और इससे क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन बन सकता है अगर दोनों फैक्टर्स इकट्ठे इन्वॉल्व हो गए। इस तरह से ऑक्सालेट्स जो कहाँ पाए जाते हैं, ये सब्जियों में पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर टमाटरों में पाए जाते हैं। तो ये हाइपर ऑक्सालूरिया का सोर्स बनते हैं। अब इनके चांसेस कितने हैं, यानी ये जो साल्ट्स हैं इनके चांसेस कितने हैं किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी बनाने में। तो कैल्शियम ऑक्सलेट तरह के जो स्टोन्स होते हैं इनके चांसेस 70% है, सबसे ज़्यादा इनके चांसेस हैं ये किडनी स्टोन बनाने के। फिर इंसिडेंस जो है कैल्शियम फॉस्फेट का, यानी एक तो कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ 70%, फिर कैल्शियम फॉस्फेट के साथ इसके चांसेस जो हैं ये 15% है, जबकि यूरिक एसिड जो है ये 10% रिस्पेक्टिवली, मतलब बिलतरतीब कैल्शियम फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड 15 एंड 10%, मतलब 15% जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट के चांसेस हैं और 10% यूरिक एसिड के हैं। एक्चुअली ये जब रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है उस वक्त ये प्रेसिपिटेट करते हैं, यानी इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं यूरिन फॉर्मेशन के दौरान में, और इकट्ठे होके वहाँ पे स्टोन बना देते हैं, यानी पथरी बना देते हैं, और ये फिर गुर्दों को भी डैमेज करना शुरू कर देती है, पेनफुल होती है। अब इसका क्योर क्या है, हल क्या है, इलाज क्या है? पहले तो प्लेंटी ऑफ वाटर, अगर पानी की कमी की वजह से तो इससे 90% चांसेस हैं कि वो डिज़ोल्व हो के पथरी निकल जाए।
नहीं तो फिर इसमें दो काम होते हैं, सर्जरी की जाती है यानी ऑपरेशन करके स्टोन को निकाला जाता है। लेकिन आजकल एक और मेथड जिसको कहते हैं, है तो पुरानी ही है, लिथोट्रिप्सी है। फिर इसकी आगे लिथोट्रिप्सी की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो प्रेजेंटली पहले तो किडनी के सर्जरी की जाती है, फिर अब प्रेजेंटली जो है वो लिथोट्रिप्सी की जाती है, यानी ये नॉन सर्जिकल रिमूवल है किडनी स्टोन का। तो इसमें एक्चुअली जो किडनी के अंदर स्टोन है, ऑपरेशन किए बगैर ही उसके ऊपर रेज डाली जाती हैं मुख्तलिफ सोर्स से, उससे वो जो स्टोन या पत्थर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर पेशेंट को कहा जाता है पानी भी है ज़्यादा से ज़्यादा, जब ये टूट के छोटे छोटे ज़र्रात या रेत की तरह के हो जाते हैं तो किडनी से आसानी से वो पेशाब के ज़रिए या यूरिन के ज़रिए से निकल जाते हैं, ब्रेकअप कर देते हैं। ये इनको टेक्निक में तोड़ दिया जाता है लिथोट्रिप्सी में, और ये किडनी या फिर यूरेटर में मौजूद है। इवन जो ये बन जाते हैं लीवर के अंदर, लीवर अपनी सिक्रीशन जो पाइल है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है, वहाँ पे भी ये यानी जिसको कहते हैं ना कि जिगर के अंदर जो है पथरियाँ बन गई हैं, ये मेथड उनको भी रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। देयर आर सेवरल वेज ये लिथोट्रिप्सी के, लेकिन मोस्ट कॉमन क्या है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल यानी एक्स्ट्रा बाहर से, बॉडी के या जिस्म के बाहर से शॉक वेव्स डाली जाती हैं किडनी के अंदर स्टोन के ऊपर, यानी जिस्म को ओपन नहीं किया जाता है सर्जरी की तरह, बल्कि बाहर से ही पहले लोकेट किया जाता है स्टोन का है, वहाँ पे फिर ये जो है शॉक वेव्स डाली जाती है, यानी उनको शेक किया जाता है स्टोन को, जिससे वो रेत की तरह छोटे छोटे ज़रात में टूट जाता है और फिर आसानी से किडनी से यूरिन के ज़रिए निकल जाता है। या फिर हाई कंसनट्रेटेड जो है कंसनट्रेशन एक्सरेज की या अल्ट्रासाउंड, या फेमिलियर है एक्सरे और अल्ट्रासाउंड, लेकिन इनकी कंसनट्रेशन बढ़ा दी जाती है, इनकी ताकत बढ़ा दी जाती है, और ये भी डायरेक्ट मशीन के ज़रिए से बॉडी से बाहर से स्टोन के ऊपर इनको यानी डाला जाता है, जिससे स्टोन को तोड़ा जाता है ताकि वो ज़रात या रेत की तरह के ज़रात में टूट जाए और आसानी से निकल जाए। द शॉक वेव्स क्या करती हैं, ब्रेक कर देती हैं स्टोन को टाइनी पीसेस या सैंड लाइक स्ट्रक्चर में, विच आर पास आउट ऑफ द बॉडी इन यूरिन, यानी पेशाब के रास्ते वो जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ तक ये किडनी स्टोन और फिर लिथोट्रिप्सी की बात हो गई। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।